भारतीय जनता पार्टी छत्तीसगढ़ के मीडिया पैनलिस्ट के एस चौहान ने भाजपा की चुनावी रणनीति को लेकर प्रभात टीवी के चैनल हेड रमेश भगत से खास बातचीत की। मेरे साथ भारतीय जनता पार्टी के मीडिया पैनलिस्ट के एस चौहान जी हैं। आइए उन्हीं से बात करते हैं कि आखिर भाजपा किस रणनीति के तहत चुनाव में उतरेगी। 2023 को चुनाव होने हैं और दोनों ही पार्टियां, कांग्रेस और बीजेपी, दोनों पार्टियां रणनीति बनाकर अपना काम शुरू कर दी है। सड़कों पर भी काम दिखने लगा है। तो इनसे पूछते हैं। सर, सबसे पहले तो आपका स्वागत है प्रभात टीवी चैनल के स्टूडियो में, और बताएंगे कि बीजेपी किस रणनीति के तहत चुनाव लड़ेगी। भगत भाई, भारतीय जनता पार्टी काम को तवज्जो देती है, सिर्फ नाम को नहीं। जो उन्होंने 15 साल में जो काम किया है, जो बस्तर के लिए काम किया है, 3 यूनिवर्सिटियां बस्तर में बनाई हैं और स्कूल्स जो बनाए हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर बनाया है। आपने देखा होगा कि कनेक्टिविटी कितनी बढ़ गई है। आप जगदलपुर से आप हैदराबाद से इधर अपन रायपुर से आंध्र, बस्तर तो होके जाती है। मतलब ऐसे सिर्फ बस्तर की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं पूरे प्रदेश की बात कर रहा हूँ कि उन कनेक्टिविटी इंफ्रास्ट्रक्चर पे जो काम किया है पिछले 15 सालों में रमन सरकार ने, और जो अभी जो सरकार काम कर रही है। भगत भाई, एक बात बताऊं आपको कि आज भी लगभग 15 से 20 जो योजनाएं हैं वो हम घर घर में उसका लाभ उठा रहे हैं आज भी, लेकिन हमारे को ये पता नहीं रहता सरकारी योजनाओं का मतलब लोग क्या समझते हैं। अगर यही विकास कार्य था तो फिर कांग्रेस आई कैसे? अगर विकास कार्य से जनता वोट देती तो आई कैसे कांग्रेस? 2018 में भारतीय जनता पार्टी को नकारा नहीं है लोगों ने। उनके खुद के मंत्री ने यह बोला है कि 25% ही एंटी इनकम्पेंसी का जोर था, कारण था। इसका कारण ये था कि जो आपने जो भ्रम फैलाने के लिए जो मैनिफेस्टो आपने दिया, उस मैनिफेस्टो में आपने शराबबंदी का वादा किया, जिसमें आप घोटाले में फंस गए हो। ये शराबबंदी है। आज साफ साफ आप मुकर रहे हैं, मुख्यमंत्री जी साफ साफ मुकर रहे हैं कि हम नहीं बंद कर सकते हैं, हम मरते हुए नहीं देख सकते हैं लोगों को। अरे कौन से मर रहे हैं लोग? उल्टा शराब पी के मर रहे हैं, कच्ची शराब पी के मर रहे हैं। तो शराबबंदी था, बिजली बिल हाफ करना था, वो आपने 200 यूनिट में कर दिया। 2500 पूरे बेरोजगार साथियों को देना था, युवकों को देना था, वो आपने ऐसे टर्म्स एंड कंडीशन डाल के उसको 90% तो उससे बाहर ही निकाल दिया। 10% आपने लिया। आपने वृद्धा पेंशन की बात की थी, वो आपने नहीं दी है। आपने बहुत सारी और ये आरक्षण की बात की थी, वो आपने नहीं की है। किसानों को जो वादा किया था वो आपने नहीं किया। तो ये जो वादे थे उसको आशीर्वाद दिया जनता ने। मेन आपकी कांग्रेस पार्टी को वोट नहीं दिया था, ये काम आप करके देंगे उस चीज को आशीर्वाद दिया था, जिसका एक कारण भारतीय जनता पार्टी को से पहले कांग्रेस को आशीर्वाद दिया लोगों ने कि वो काम हो जाए। अगर अभी आप देखिए कि खैरागढ़ का चुनाव इन्होंने लड़ा तो काम के आधार पे इन्होंने वोट नहीं मांगा। आपने वोट मांगा जिला हम बना के देंगे नया, इस आधार पे आपने वोट मांगा। आपने भानु प्रतापपुर का उपचुनाव लड़ा, आपने किस आधार पे लड़ा? आपने अपने कामों के आधार पे नहीं लड़ा कि हमने ये काम किए हुए हैं मैनिफेस्टो में जो हमने। टिकट की बात कर लेते हैं। कांग्रेस युवाओं को मौका देने जा रही है, तो बीजेपी भी कोई इस टाइप की प्लानिंग की है कि युवाओं को मौका देंगे? ऐसा कुछ प्लानिंग है क्या? देखिए क्या होता है कि ये कांग्रेस की सोच रही है कि यूज एंड थ्रो वाली। आज आप इतना चुनाव नजदीक आ चुका है और आप युवाओं को सिर्फ लॉलीपॉप दे रहे हैं। इनकी सोच यही रही है। आपने हम पहले जो आप देखेंगे तो हमने एमपी में युवा को यूज करके थ्रो कर दिया। आपने सत्ता किसी और को दे दी, गद्दी किसी और को दे दी। यहाँ पर आपने चार लोगों के साथ वादा किया था, और 2 लोगों के साथ तो मतलब चुनाव जीतने के बाद वादा किया, दो के साथ, जिसमें से एक बेचारे पता नहीं कहाँ चले गए और अभी दूसरे काबिज हैं। और तीसरा आपने राजस्थान में भी आपने धोखा दिया, जो अभी तक लड़ाई चल रही है और जिसकी जनता खामियाजा भुगत रही है। यहाँ पर भी जनता खामियाजा भुगत रही है। एक को आपने गृह मंत्रालय दे दिया, एक को स्वास्थ्य मंत्रालय दे दिया, एक को स्पीकर बना दिया, लेकिन सभी काम एक दूसरे के सामंजस्य में नहीं हो रहे हैं।
तो ये, और कर्नाटक में भी आप देख लीजिए, दोनों को आपने लॉलीपॉप दिया और उसमें से भी यंग को हटा दिया और आपने वरिष्ठ को मौका दे दिया। तो ये यूज एंड थ्रो, आज काम करने के लिए कोई रेडी ज्यादा टीम नहीं हो रही है, तो टीम को उत्साहित करने के लिए कि हम यंग लोगों को मौका देंगे, यंग लोगों को मौका देंगे, लेकिन कांग्रेस की फितरत रही है, आज तक जितनी बार भी उन्होंने किसी को भी समर्थन दिया है उससे समर्थन वापस नहीं दिया है। आप इतिहास उठा के देखिए। बीजेपी क्या युवाओं को देगी मौका, क्या लगता है? देखिए, युवा, कांग्रेस युवा शरीर को चाहती है, लेकिन बीजेपी युवा सोच को चाहती है। बीजेपी युवा सोच जो है, सोच जो वो भले 75 का व्यक्ति होगा, सोच अगर उसकी युवा टाइप की होगी तो उसको दे दिया जाएगा, ऐसा बीजेपी की सोच है। 100% वो सोच जो समाज के काम आ सके, वो सोच जो जनप्रतिनिधि बन सके, वो सोच जो आगे जनप्रतिनिधि बनने के बाद समाज में काम करना है उसको। ये नहीं कि आप पद लेके बैठ जाएं या जनप्रतिनिधि बन के बैठ जाएं। ये सोच, और 2 ई हो चाहिए किसी भी पार्टी को, किसी भी परिवार को, किसी भी समाज को। 2 ई होता है, एक्सपीरियंस और एनर्जी। ये दोनों चाहिए, जो कि एनर्जी युवाओं से मिलती है और एक्सपीरियंस वरिष्ठों से मिलता है। लेकिन हम युवा किसको कहते हैं, ये हमारे को सोचना बहुत, ये हमारे को देखना बहुत ज्यादा जरूरी है। और भारतीय जनता पार्टी गुणों के आधार पे वोट देती है, कांग्रेस उम्र के आधार पे वोट उम्र के आधार पे टिकट दे रही होगी या उसकी बात कर रही होगी। आज जो पहले बड़े बड़े नेताओं के युवा 25-30 साल के थे, उनको उम्मीद बंधा था, आपकी बातों से लग रहा है कि उनको टिकट नहीं मिलना है। मैं क्या बोला आपको कि भले वो 25 साल का युवा हो, वो 25 साल का युवा हो, अगर उसमें काबिलियत होगी, युवा सोच होगी और जनप्रतिनिधि बनने के लायक होगा, और वो अगर वो समाज के काम आ सकेगा, तब जाके भारतीय जनता पार्टी उसको काम देगी, उसको टिकट देगी। बीजेपी में भी एक परंपरा चालू हो गई है, पार्टी के जो उनके इर्द गिर्द घूमते हैं उन्हीं को ही महत्व मिल जाता है। तो क्या ये भ्रांतियां टूटेंगी क्या? कौन बोलता है आपको? 2019 में आप देख लीजिए, सभी की टिकट काट दी गई, सभी की टिकट काट दी गई, इवन मुख्यमंत्री जी के लड़के की टिकट काट दी गई। तो आप ऐसे कैसे बोल सकते हैं? और भारतीय जनता पार्टी में तो ये कतई नहीं है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी करीबियों को नहीं, काबिलों को मौका देती है, और काबिलों को मौका देने के बाद भारतीय जनता पार्टी जो काबिल हैं अपने समाज के लिए, उनको मौका दिया जाता है और किसी को मौका नहीं दिया जाता है। आप दुर्ग में रहते हैं, दुर्ग के विधायक एकदम सौम्य हैं, व्यवहारिक हैं, तो कैसे उनसे टक्कर अगर होगी तो कैसे चुनाव की क्या रणनीति होगी, कैसे उनको मात दे पाएंगे आप? देखिए, हर इंसान बड़ा है, हर इंसान अच्छा है। अगर कोई एक इंसान अच्छा है ना, तो जरूरी नहीं है कि वो अच्छा पत्रकार भी हो, ये जरूरी नहीं है। एक इंसान अगर अच्छा है तो ये जरूरी नहीं है कि वो इंसान जनप्रतिनिधि भी अच्छा हो। एक इंसान अच्छा है तो ये जरूरी नहीं है कि वो इंसान अच्छा पेंटर हो, नहीं। अगर आप पेंटर हो, और पेंटर अच्छा होना पड़ेगा आपको, अगर पेंट आप अच्छे से कर रहे हैं तब हम आपको नहीं बोलेंगे। लेकिन अगर आप पेंटर जनता ने उन्हें जिताया है ना। हाँ, नहीं, सुनिए, कुछ तो काबिलियत होगी कि उनको मौका दिया है। अगर आप मेरे को ये बता दीजिए कि 3 बार वो लगातार हारे, अगर उनके कारण, मैं ये पूछता हूं आपको कि अगर क्या उन्हीं के कारण वो जीते हैं? नहीं। मैंने जैसे पहले बताया कि 2018 में जो अरुण वोरा जी जीते थे, उसमें बहुत बड़ा हाथ मैनिफेस्टो का भी था, जो मैनिफेस्टो के कारण, और एक बहुत पब्लिसिटी थी। और अगर वो खुद के कारण जीते रहते तो 3 चुनाव कैसे हारे रहते? वो तो टिकट ही नहीं मिलनी चाहिए थी, है कि नहीं? और दूसरी बात यह है कि बहुत अच्छे आदमी है, लेकिन मैंने जो बताया कि एक ऐसे जनप्रतिनिधि होने के कारण ऐसा कौन सा उन्होंने उपलब्धि कर दी पिछले 9 सालों में कि वो उनको याद रखा जाए? ऐसी कौन सी उन्होंने बहुत ज्यादा अच्छी रोड बना दी है? एक रोड उन्होंने बनाई है जो कि गौरव पथ, जो पहले से भाजपा शासन काल में बनी हुई थी, उसमें
उसको तोड़ के, कि भारतीय जनता पार्टी के सर में सेहरा मत बंधे, उसको तोड़ के अपना नाम करवाया उन्होंने। इस वजह से वो एक ही रोड को बनाए जा रहे हैं, और जहां पर दूसरी नालियां हैं, आज आप जाके देखिए कि कितना वो तुष्टीकरण की राजनीति करते हैं, कि जहां पर उनके खुद के जनप्रतिनिधि हैं, उनके पार्षद हैं, वहां पर ज्यादा फंड जाता है, दूसरी जगह कम जाता है। आज आप देख लीजिए कि वहां से जो फंड आता है, वहां से फंड लाने के लायक नहीं है ये। उनकी सरकार होने के बावजूद हमारी सुश्री सरोज पांडे जी, जब विपरीत सरकार थी, जब वहां पर कांग्रेस की सरकार थी राज्य में, उसके बावजूद भी वो वहां पर बैठ के, दिन भर बैठ के वहां पर से फंड लाया करती थी। तो आदमी, इंसान में खुद में भी काबिलियत होनी चाहिए कि वो वहां पर से अपने क्षेत्र की जनता के लिए कैसे फंड ला सकता है, उसकी रेस्पॉन्सिबिलिटी क्या है। ये तो सिर्फ नगर निगम का। बीजेपी में ऐसा कौन सा चेहरा होगा जो अरुण बोरा को टक्कर देगा आपकी नजरों में? देखिए मैं आपको बताऊं कि अरुण वोरा जी को टक्कर देने की बात नहीं है। चेहरे पे, नाम पे, मैं बोला ना कि भारतीय जनता पार्टी नाम पे कभी भी चुनाव नहीं लड़ती है, काम पे चुनाव लड़ती है। जो वोटें डलेंगी वो काम के आधार पे डलेंगी। जो वोटें डलेंगी वो जनप्रतिनिधि जो लायक होगा दुर्ग में, दुर्ग की जनता को न्याय दिलाने के, दुर्ग की जनता को से फंड लाने के लिए, दुर्ग की जनता की रेस्पॉन्सिबिलिटी उठाने के लिए, वो जनप्रतिनिधि के तौर पे भारतीय जनता पार्टी उठाएगी, और निश्चित तौर पे इस बार भारतीय जनता पार्टी काबिज होगी दुर्ग। ये लोग बोलते हैं, आरोप लगाते हैं कांग्रेस की ईडी का सहारा लेकर सत्ता में आना चाहती है बीजेपी। जब देखो ईडी का एक सहारा है उनका, वरना वो वापस नहीं आ सकती। ईडी के सहारे से सत्ता में फिर से वापस आना चाहती है। कार्यपालिका है, कार्यपालिका विधायिका नहीं है, और न्यायपालिका अलग है। अगर मान लीजिए कि आपको पुलिस तंग कर रही है, ठीक है, किसी नेता के बोलने पे अगर मान लो आपको पुलिस तंग कर रही है, वैसे तो अगर किसी नेता ने बोला है तो पुलिस क्या अनऑफिशियली कुछ, आपको हो सकता है कि कुछ बोल दे, लेकिन ऑफिशियली क्या कुछ बोल सकती है? नहीं बोल सकती। ईडी की कोई कार्रवाई 112 नंबर की डायल नहीं है कि बुलाया और उसको बुला लिया और देख लो वहां पर जाके, अगर कुछ है तो ठीक है, नहीं है तो आ जाओ। ईडी पूरा अपना होमवर्क करने के बाद कार्रवाई करती है ईडी। उसके बाद आप ये अगर मान लीजिए ईडी ने अपनी कार्रवाई की और जुडिशियरी भी दे दी। आज 6 महीने हो गए सौम्य चौरसिया वहां पर अंदर क्यों है? आज 6 महीने से किसके हाथ में है केस? ईडी के हाथ में नहीं है, कार्यपालिका के हाथ में नहीं है, जुडिशियरी के हाथ में है। उनकी बेल रिजेक्ट क्यों कर दी गई? क्यों कर दी गई? ईडी का सिर्फ काम है कि अपनी रिपोर्ट जुडिशियरी के सामने पेश कर देना है, दैट्स ऑल। उसके बाद जुडिशरी देखेगी। ईडी अब मानते हैं कि ईडी का कहीं दुरुपयोग नहीं हो रहा है, कांग्रेस का आरोप लगा मैं ये बोल रहा हूं कि आपने अगर ईडी का अगर मान लो दुरुपयोग हुआ रहता तो 70 विधायक हैं यहाँ पर, और कई कांग्रेसी नेता हैं, तो 99.99% ईडी उन पे क्यों नहीं आक्षेप लगा रही है। और दूसरी बात यह है कि जो IAS ऑफिसर और जो नौकरशाही में जो ऑफिसर हैं वो अगर इस दायरे में आए हैं तो क्या वो कांग्रेसी हैं? मैं ये पूछना चाहता हूं, क्या वो कांग्रेसी हैं? वो तो कांग्रेसी नहीं है, ना भाजपाई है, ना किसी अन्य दल के हैं, वो तो राज्य सरकार के हैं, लेकिन उनके ऊपर कार्रवाई होती है और कांग्रेसी नेताओं से ज्यादा उन पे कार्रवाई हुई। तो क्या वो कांग्रेसी है? मैं ये पूछना चाहता हूं। तो ईडी अपना काम कर रही है, जहां घोटाला दिखेगा उसको, वहां 500 करोड़ रुपए का कोयला घोटाला दिखा, 2000 करोड़ का शराब घोटाला दिखा, जो कि बहुत ही निंदनीय है और ये सरकार में हुआ है और वो काम कर रही है। ये भी मुद्दा होगा क्या आप लोग का? ये घोटाले मुद्दे होंगे क्या? बीजेपी के मुद्दे होंगे? एक बात बताइए, एक सामान्य जनता से मैं पूछता हूं कि सामान्य जनता अगर ये सवाल पूछते कि चलो मैं तो भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता हूं, लेकिन एक सामान्य जनता से अगर आप बात पूछेंगे तो क्या सामान्य जनता क्या बोलेगी कि जिसने अगर अपराध किया है तो उसको सजा मिलनी चाहिए, जिसने अगर ये धांधली की है तो उसको बिल्कुल कटघरे में खड़ा करना चाहिए। बोलेंगे कि नहीं बोलेंगे? आप एक सामान्य हैं, आप तो किसी दल के नहीं, आप भी ये चाहते हैं कि जो समाज में जो व्यवस्था है कानून के हिसाब से होनी चाहिए, तो कानून के हिसाब से हो रही है। आज तक ये बता दीजिए कि एक भी गैर कानूनी काम अगर ईडी ने किया हो, एक भी ऐसा कोई काम जो गैर संवैधानिक हो,
एक भी काम ऐसा बता दीजिए, जो एक भी कार्रवाई ऐसी हुई है जो गैर संवैधानिक हुई। ये आपने सुना के.एस. चौहान जी थे, जो बता रहे थे कि बीजेपी एक रणनीति बना रही है और उस रणनीति के तहत फिर से सत्ता में काबिज होगी और युवा सोच को ही मौका मिलेगा। अभी तक सोचते थे कि युवा जो होगा, जो उम्र के हिसाब से होगा, युवा सोच होना चाहिए, उसी को टिकट मिल सकती है। प्रभात टीवी के लिए मैं हूं रमेश भगत।